बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें बांध ली हैं जनरल रिटायर फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी से या तहवील में लिए जाने से। साबिक DGISI है, उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई है। ऑडियो लीक क्या हुई है वो साफ ज़ाहिर हो रहा है क्योंकि बड़ी क्लियर आवाज़ है। दूसरी जानिब अफसार आलम साहब की, ये साबिक जो हैं वो हुकूमती ओहदेदार थे और पैमरा को ये चलाते थे और उस वक्त की ये ऑडियो है। अफसार आलम साहब सहाफ़ी भी हैं और प्रोग्राम भी करते रहे टीवी चैनल्स के ऊपर। आजकल भी गालिबन प्रोग्राम कर रहे हैं एक टीवी चैनल के ऊपर। और इससे पहले जो है वो ये पैमरा के अंदर भी ड्यूटी कर चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में। नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं और उस दौर में गालिबन इन्होंने रिकॉर्ड की थी फैज़ हमीद की ऑडियो। अब वो उस वक्त DGISI था तो उस वक्त तो ये नहीं हो सकता था, मुमकिन ही नहीं था कोई इसको लीक करे उस वक्त। लेकिन अब जो है वो ये ऑडियो लीक हो गई है। तो कभी ना कभी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें हमेशा छुपी रहती हैं या सामने नहीं आती, कभी ना कभी आ जाती हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात से हो रही है कि कैसा लहजा कैसा था। देखें तमकनत कैसी थी, ताकत कैसी चीज़ होती है। ताकत इंसान को अंधा कर देती है। ताकत जो है वो एक ऐसी चीज़ है, यानी इंसान आपे से बाहर हो जाता है। मैं लहजा देखकर, बात करने का अंदाज देखकर, अफसार आलम अच्छे खासे दिलेर आदमी है, लेकिन अफसार आलम साहब जिस तरह उनके साथ बात करने पर मजबूर थे वो अब आपके सामने है। तो DGISI थे, वो उनके काम में मुदाखलत कर रहे थे और उन्हें कह रहे थे जी कि वो लाइसेंस हैं जो बेचे गए हैं पहले गवर्नमेंट की जानिब से गालिबन बेचे गए होंगे और उनका एक काम आप नहीं कर रहे और आप हमारे काम करते भी नहीं हैं, लिहाजा जो है वो मैं आपको गिला कर रहा हूँ। तो उस पर अफसार आलम साहब ने कहा नहीं जी ठीक है। उन्होंने कहा जी मैं ब्रिगेडियर भेजता हूँ तो काम कर दें। तो ये तो जनाब इस मुल्क के अंदर चल रहा है कि DGISI चैनल चलाने के काम जो है वो बता रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं जो जिसका काम है उसको वो करना चाहिए। जब हम एक दूसरे के काम में मुदाखलत करते हैं तो एक्चुअली हम सारा काम खराब कर देते हैं, अपना भी करते हैं और लोगों का काम भी खराब करते हैं। और जब ज्यादा काम खराब होता है तो मुल्क का काम खराब हो जाता है। यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है। बहरहाल जनरल फैज़ की तहवील में लिए जाने के हवाले से कुछ लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, तवक्कुआत बांध ली हैं कि शायद इसका नज़ला इमरान खान पर डल जाएगा या सोशल मीडिया पे डल जाएगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट पे डल जाएगा या इस हुकूमत की मुखालिफ सहाफ़ती आवाज़ों के ऊपर डल जाएगा। यानी हुकूमत के जो मुखालिफ सहाफ़ी हैं उनके ऊपर नज़ला डाल दिया जाएगा। ये बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई हैं। लेकिन देखिए मेरी ख्वाहिश ये है कि करप्शन के ऊपर तो चले जनरल फैज़ हमीद को पकड़ा गया है, करप्शन का मामला देख लेंगे, मिसकंडक्ट का मामला देख लेंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि जो सियासी मामलात में मुदाखलत है जनरल फैज़ हमीद की, उसको ज़रूर देखा जाए। लेकिन मुझे शक है कि इस मामले को नहीं देखा जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब सियासी मामलात में मुदाखलत को देखा जाएगा और एक जर्नैल को सजा दी जाएगी कि आपने पाकिस्तान के अंदर फौज में रहते हुए सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत की है, तो फिर यह सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। यानी इसकी सजा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिल सकती या आप इस जर्नैल को एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जोड़ सकते, बल्कि ज्यादातर ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाएंगे। फिर तहरीक लब्बैक के मामलात खुल जाएंगे, फिर PMLN के बहुत सारे मामलात खुल जाएंगे, फिर बाकी और पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके भी खुल जाएंगे। फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं वो मामलात भी खुल जाएंगे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ मामलात खुल जाएंगे। तो बात बड़ी सीधी है कि तहरीक इंसाफ ने कल्ले नहीं फंसना। अगर तो ये करना है तो इस तमाम में सारे ही नंगे हैं, सारे के सारे फंस जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इदारे सियासत में मुदाखलत ना करें तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी कोई जरूरत नहीं है, वो भी अपनी सियासत करेंगी। अब पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी बन जाती है कि जनाब अब ये इतनी ज्यादा मुदाखलत कर रहे हैं, मुझे लगातार मार पड़ रही है, तो मैं क्यों ना थोड़ा ताल्लुक बना लूं कि मुझे मार ना पड़े। मुझे अच्छी तरह याद है कि राणा सनाउल्लाह साहब थे पंजाब के वजीर कानून। उन्होंने एक दफा बड़ी लॉजिकल बात की। पंजाब के अंदर दहशतगर्दों के हमले शुरू हो गए और उस वक्त जो है वो एक गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने बातचीत की दहशतगर्द ग्रुपों के साथ और उन्हें कहा जी कि आप ये अटैक ना करें। तो उन्होंने अपने आप को महफूज करने की कोशिश की। अब इस पे मुझे राणा सनाउल्लाह साहब ने उस वक्त कहा था कि अगर वो लोग बात कर सकते हैं तो हम बात क्यों नहीं कर सकते, हम अपने आप को क्यों ना महफूज करें। तो ये सियासतदान की मेंटेलिटी होती है कि जहां से मार पड़ रही होती है, सख्ती आ रही होती है, वो कोशिश करता है कि वहां थोड़ा ताल्लुक ही बना लें। सियासतदान जो है तो वो ताल्लुक बनाने की कोशिश करेगा। अब मामला ये है कि अगर तो यानी मैंने कहा था मामला यहाँ रुकेगा नहीं। वो इसलिए नहीं रुकेगा कि अगर एक जर्नैल को सजा होगी तो बाकियों के लिए भी ये रास्ता खुल जाएगा। फिर देखना पड़ेगा मामला शुरू कहां से हुआ। मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा ना, उन्होंने कहा मामला तो शुरू होता है अयूब खान से, सियासत में मुदाखलत का। तो ये मामला तो आज भी चल रहा है।
तो इस मामले को कहां ब्रेक लगानी है? क्या एक को पिक एंड चूज करके सजा देनी है या सबको देनी है? देखिए, अगर करप्शन पे और मिसकंडक्ट पे होगा तो बिल्कुल ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक है। वो तो फैज़ हमीद साहब के साथ वही होना चाहिए जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने गुनाह किया उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, फौज का अंदरूनी मामला है। नवाज शरीफ ने भी यही कहा है, फौज का अंदरूनी मामला है, इसके जो सियासी इश्यूज हैं उनके ऊपर तो सियासतदान बात करेंगे, लेकिन ये अंदरूनी मामला है, फौज जाने, फौज का काम जाने, ये सारे कह रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मेरी ख्वाहिश के मुताबिक या आम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश के मुताबिक कि फौजी कोई जो है वो मुकद्दस गाय नहीं होते, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए अपने हलफ से खिलाफ वर्जी करने पर और सियासत के अंदर मुदाखलत करने पर, तो फिर फैज़ हमीद पे कार्रवाई हो और फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं इसी हवाले से। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे। यानी उनकी हुकूमत आती है अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 6 महीने ही उनकी हुकूमत रही थी ना, 6 से 7 माह। तो उस 7 माह के अंदर बार बार जनरल बाजवा एक्सटेंशन मांगते थे। वो कहते जी हमें एक्सटेंशन दे दें, मुझे 1 साल की एक्सटेंशन दे दें। और एक मरतबा तो जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी भी दे दी थी। ये बात ख्वाजा आसिफ ने आज कही है, लेकिन इससे पहले ये बात जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब कह चुके हैं और पीएमएलएन इस बारे में बता चुकी है। अच्छा, जब ये धमकी लगाई थी जनरल बाजवा ने, उस वक्त पीएमएलएन ने बिल्कुल इसके ऊपर जरा सी भी बात नहीं की। जनरल बाजवा की जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उस वक्त ऐवान सदर में आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में, तो तब इमरान खान साहब भी एक फार्मूला लेकर आए थे कि ठीक है, मुख्तसर मुद्दत के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे देते हैं और ये इलेक्शन करवा लें, तो उसके बाद फिर देख लेंगे बाद में अगला आर्मी चीफ कौन आएगा। तो ये इमरान खान साहब ने भी बात की थी। इसका मतलब है जनरल बाजवा साहब ने वहां भी शायद ये बात रखी थी और यही अब गवाही जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब भी दे रहे हैं। तो सियासत में इससे ज्यादा बड़ी और घटिया मुदाखलत और क्या होगी कि एक आर्मी चीफ अपनी एक्सटेंशन मांग रहा है और एक्सटेंशन ना मिलने की सूरत में जमहूरियत का तख्ता उलटने की धमकी भी दे रहा है कि जनाब मैं इस मुल्क के अंदर जो हूं वो मार्शल लॉ लगा दूंगा। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ी ऑफर की है, ये बहुत बड़ी ऑफर है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस ऑफर को लब्बैक करना चाहिए और फौरी तौर पे लब्बैक कहना चाहिए। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा, ये वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, आप याद रखिएगा, और इन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात भी की है। अभी ये इनकी कल ही मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से और सारी पार्टी की क़यादत बैठी हुई थी। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम हमजा, घर के सारे बंदे बैठे हुए थे, बाहर के 4-6 और थे। तो ये सारे बैठ के कल तय करके उठे हैं। इसहाक डार साहब भी वहां पे थे। तो इन्होंने बात की कि आइन में ऐसी तरमीम होनी चाहिए कि एक्सटेंशन का सिलसिला खत्म हो जाए। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन की बात ख्वाजा आसिफ से की, हो सकता है ये बात जनरल बाजवा ने मलिक अहमद खान से ना की हो, क्योंकि मलिक अहमद खान बाजवा के दोस्त हैं। वो कह रहे हैं जी वो तो सामने लोगों को कह रहे थे मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। भाई सामने बंदा कुछ और कहता है, बाज़ औक़ात जो है वो पसे पर्दा कोई और बात कर रहा होता है। और जनरल बाजवा के बारे में मशहूर है कि वो ऐसा किया करते थे, यानी मुंह पे कोई और बात करते थे, अंदर कोई और बात करते थे। यानी हम सहाफ़ियों के साथ जब वो बैठते थे तो वो ये कहते थे कि ये बातें मैंने आपके साथ कर तो दी हैं, लेकिन आपने बाहर जाके मेरा नाम नहीं लेना। यानी ये सारे सहाफ़ी इकट्ठे बैठे हुए थे। मैं कभी अकेला नहीं मिला जनरल बाजवा को, जब भी मिला हूं सहाफ़ियों के साथ मिला हूं, अकेला नहीं मिला। तो उससे मुलाकात में अरशद शरीफ साहब भी मौजूद थे, मुझे याद है। तो उन्होंने कहा था जी आपने ये बात बाहर जाके मेरे जिम्मे से नहीं कहनी या मुझे कोट करके नहीं कहनी। तो चंद सहाफ़ियों ने कहा जी अगर हम कह दें, तो उन्होंने कहा मैं फिर डिसोन कर दूंगा, हंसते हुए उन्होंने कहा। तो जनरल बाजवा अंदर कोई और बात, बाहर कोई और बात, वो कर लेते होते थे। अब मामला यह है कि इससे बड़ी तो खुली कोई मुदाखलत हो नहीं सकती सियासत में कि जमहूरियत का तख्ता ही मैं उलट दूंगा अगर मुझे एक्सटेंशन ना दी गई तो जनरल बाजवा के ऊपर भी केस बनना चाहिए। अगर तो सियासत में मुदाखलत का केस बनाना है तो राणा सनाउल्लाह साहब ने जो ऑफर दी, उन्होंने कहा जी एक ऐसी तरमीम होनी चाहिए आइन में कि ये एक्सटेंशन वाला सिलसिला ही हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बल्कि आज ही करनी चाहिए और खुलकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि जनाब हमारे जितने वोट हैं, 80 हैं, 90 हैं, 100 हैं, 110 हैं, सारे वोट हम आपको देंगे, आप ये मुल्क के अंदर एक्सटेंशन का सिलसिला हमेशा के लिए बंद कर दें। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब के पास कुछ पैगाम रसां आए थे और वो आए थे मियां नवाज शरीफ साहब वगैरह को मिलकर। तो तब भी ये बात हुई थी, तो इमरान खान साहब ने कहा था जी इसके लिए तो मैं बिल्कुल राजी हूं कि आप आर्मी का रोल फिक्स कर दें और जो मुद्दत है उसका मामला भी आप फिक्स कर दें
और साथ ही आप मईशत के ऊपर भी एक मिसाक कर लें, सारा मुल्क ये तय कर लें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, और इलेक्शन के ऊपर भी आप तय कर लें कि पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होंगे ताकि आइंदा किसी को एतराज ना हो। ये 3 उन्होंने बड़े मामला कहे थे, एक मईशत, एक साफ और शफाफ इलेक्शन, और एक उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ की तैनाती और उनकी मुद्दत मुलाजमत के मामला जो है उनको तय कर लिया जाए ताकि आइंदा जो है वो जो फड्डा पाकिस्तान में पड़ जाता है वो पड़े ही ना। तो ये राणा सनाउल्लाह साहब की एक बड़ी अच्छी ऑफर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको वेलकम करना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो अब हुकूमत को भागने ना दे, बल्कि उन्हें कहे कि ठीक है आप पेश करें बिल, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इस आईनी तरमीम को लेकर आएँ, हम इसको मंजूर कराएंगे, हमारे सारे सेनेटर्स और सारे MNA इसके अंदर शामिल होंगे। और एक्सटेंशन किसी भी ओहदे पे नहीं होनी चाहिए, ना अदलिया में होनी चाहिए, ना ब्यूरोक्रेसी में होनी चाहिए, ना पुलिस में होनी चाहिए, किसी महकमे में किसी जगह पे एक्सटेंशन होनी नहीं चाहिए, फौज में भी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन की वजह से मेरिट का कत्लेआम होता है जिससे प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। बहरहाल ये एक ऑफर है और इसको एक ऑफर की तरह लिया जाना चाहिए। फायरवॉल ने बहुत नुकसान किया जी पाकिस्तान में। अब मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स बताना शुरू हो गए हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों में फायरवॉल के तजर्बे के ज़रिए से जो पाकिस्तान में इंटरनेट को नहायत सुस्त कर दिया गया है, उसकी वजह से जो अब तक का नुकसान एस्टिमेटेड है, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये नुकसान पहुंच गया है $300 मिलियन तक, और कुछ लोगों का ये कहना है, जिसमें डॉक्टर अफनानुल्लाह भी हैं जो सेनेटर हैं PMLN के, वो कह रहे हैं कि $500 मिलियन तक ये नुकसान पहुंच गया है, यानी आधा अरब डॉलर इसको आप लगा लें। इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने चंद दिनों में कर दिया है, यानी जितने की हमने फायरवॉल इंस्टॉल करनी है उससे बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो हमने ज़ाया कर दिए, वो इसलिए कि हमारा इंटरनेट ही बिल्कुल स्लो हो गया। तो तजर्बा जनाब नाकाम हो गया, और उस तजर्बे की नाकामी की कीमत जो है वो पाकिस्तान ने फ़िलहाल चुकाई है। देखते हैं आगे कब तक चुकाता है, क्योंकि ये मामला अब लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है, और इसके अलावा जो है सेनेट में भी ये मामला उठा है। तो मुख्तलिफ जगहों पे, और जो बेचारे टीवी चैनल तो ये चला रहे हैं पाकिस्तान पत्थर के दौर में चला गया, और रियली पाकिस्तान चला गया है। एक तस्वीर तक अपलोड नहीं हो रही, व्हाट्सएप के ऊपर आप कॉल नहीं कर पा रहे, आप मैसेजेस नहीं कर पा रहे, आप तस्वीरें डाउनलोड या अपलोड नहीं कर पा रहे, तो फिर आप ऑनलाइन काम कैसे करेंगे, वो मुमकिन नहीं लग रहा। हमाद अजहर ने इस्तीफा दे दिया जनाब। हमाद अजहर साहब 2 मरतबा मंजर आम पे आए अभी हाल ही में, एक वो 5 अगस्त को आए स्वाबी वाले जलसे में, उसके बाद 13 अगस्त की रात को वो निकले और लाहौर के अंदर उन्होंने गुलबर्ग की तरफ मार्च किया। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवान मौजूद थे, और वो गिरफ्तारी अवॉइड करते हुए एहतजाजी मार्च लेकर उसके बाद फिर वो गायब हो गए। तो हमाद अजहर साहब ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है, और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। ये उनकी एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो उनको ऐसे केसेस में डाला जाएगा, दर्जनों केसेस हैं उनके ऊपर, कि फिर उनका बाहर आना भी इमरान खान की तरह नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन हमाद अजहर साहब ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं सामने आ नहीं सकता खुल के, जब आऊँगा गिरफ्तार कर दिया जाऊँगा, गिरफ्तार हो जाऊँगा तो गैर मुअस्सर हो जाऊँगा, और बाहर रह के मैं मुअस्सर इसलिए नहीं हो सकता कि जो लोग इमरान खान को मिलते हैं वो मखसूस इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं इमरान खान साहब तक, और मखसूस इन्फॉर्मेशन बाहर लेकर आते हैं। लिहाजा हमारा फैसलों के अंदर कोई किरदार ही नहीं रहा। जो हम मामला इमरान खान साहब तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचते नहीं है, उनका कहने का मतलब ये है, और जो मामला इमरान खान साहब के बाहर आने चाहिए वो आते नहीं है। और पंजाब के अंदर इस तरह के फैसले हो रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस ओहदे के ऊपर मौजूद रहूं। लिहाजा उन्होंने अपने ओहदों से जो है वो इस्तीफा दे दिया है, और वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी के कारकुन के तौर पर पार्टी के साथ वाबस्ता रहूंगा और काम करता रहूंगा। अवैस यूनुस नामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े डाई हार्ड कारकुन हैं, इनके ऊपर पहले भी काफ़ी टॉर्चर हो चुका है और बहुत जबर इन्होंने बर्दाश्त भी किया है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था 13 अगस्त की रात को, और लॉकअप के अंदर मुबैना तौर पे शाकिर रवान साहब ने इनकी फ़ोटो लगाई भी है सोशल मीडिया पे, कि लॉकअप के अंदर इनकी बाकायदा तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन उसके बाद पता चला कि ये पुलिस के पास नहीं है, ना पुलिस ने इनको कहीं पे पेश किया, बल्कि इनको गायब कर दिया गया, और ये भी गायब हो गए हैं, जैसे ओन अली खोसा गायब है। ओन अली खोसा साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मैंने वो तस्वीर देखी मंगवा के, जिस तरह उनके घर को लातें मारी गई, उसको तोड़ा गया और ज़बरदस्ती उनके घर के अंदर घुसा गया। उनके बच्चे चीख रहे थे, उनकी खातून जो उनकी अहलियाँ हैं वो चीख रही थी। मेरी उनसे बात हुई, वो बड़ी सब्र और हौसले वाली हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत परेशान है। और पूरा पाकिस्तान जो है वो ओन अली खोसा के लिए आवाज़ उठा रहा है, सारे नौजवान आवाज़ उठा रहे हैं। वो पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन यूट्यूबर हैं, एक मकबूल तरीन एक तरह से आप ये कह लें कि बहुत अच्छा एंटरटेन भी करते हैं,
वो शायरी खुद लिखते हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखते हैं, एक मुसन्निफ है बहुत अच्छे और बड़ा अच्छा काम करते हैं, और सबसे बढ़ के ये है कि वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। तो ऐसे लोगों के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ जब ज्यादती करती है रियासत, तो रियासत के खिलाफ शहरियों के अंदर नफरत पैदा होती है, या रियासती इदारों के खिलाफ शहरियों के अंदर नफरत पैदा होती है। यानी जिससे आप प्यार करते हैं उसको कोई मारेगा, तो जो मारेगा उसको आप पसंद तो नहीं करेंगे ना। तो ओन अली जो है वो उन लोगों में से है जिनसे लोग बहुत प्यार करते हैं। मैंने देखा लोग बहुत प्यार करते हैं उससे। तो जब आप उसको मारेंगे या तंग करेंगे या उसको हरासा करेंगे तो लोग आपसे कैसे प्यार करेंगे? मेरा एक सादा सवाल है और ये इसके ऊपर सोचना चाहिए। नाज़रीन, वीलॉग के आखिर में क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मामला, उनके केसेस के मामला जो हैं वो तकरीबन मंतकी अंजाम तक पहुंच गए हैं। 21 तारीख को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा केस लगेगा, लाहौर में तो उनकी बेल हो जाएंगी 9 मई की, नया केस डाला नहीं जा सकता, और जो तोशाखाना वाला है उसकी सिर्फ एक जो है वो बेल रह गई है। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि अलकादर ट्रस्ट वाले केस के अंदर इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए। तो ये 2 केस रह गए हैं। 9 मई को तो आप फारिग कर देना, वो तो हाई कोर्ट ने उड़ा दिया सारा। सिर्फ 2 केस रह गए हैं, एक तोशाखाना वाला और एक अलकादर वाला। अलकादर वाले में कादी फ़ायद ईसा साहब ने जिस तरह मुदाखलत की है लोअर कोर्ट के अंदर चलने वाले केस के मामले में, वो सब जुडिस है मैटर, और उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी राय दे रहे हैं और यकतरफा राय दे रहे हैं। वो केस उनके पास ज़ेर समाअत भी नहीं है, फिर भी वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि वहां इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी। लेकिन सजा हो जाएगी तो सजा मुअत्तल भी हो जाएगी। मुझे जो कानून को समझने वाले लोग हैं वो कहते हैं 1-2 हफ्ते से ज़्यादा चल ही नहीं सकता। दूसरा, तोशाखाना वाले मामले में भी सजा ख़त्म हो जाएगी, रिमांड ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान साहब जो हैं वो वहां पे उनको जमानत मिल जाती है, तो फिर इमरान खान साहब को अंदर नहीं रखा जा सकता। इसका सादा सादा मतलब मैं आपको बताता हूं। इसका सादा मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के निज़ाम अदल की जो मुश्किल तरीन विकेट थी वहां पे अपना मैच खेला है। अंपायर इमरान खान साहब के खिलाफ थे और बढ़ा चढ़ा के चीटिंग की गई है। 200 मुकदमात की डबल सेंचुरी भी इमरान खान साहब ने की है, और इमरान खान साहब ने ऑलमोस्ट ये वाला मैच जीत लिया है। और अब यहां पे इमरान खान साहब को अंदर रखना मुश्किल है। अब अगर इमरान खान साहब को अंदर रखना है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को खुद मैदान में आना पड़ेगा। लेकिन अगर वो खुद मैदान में आते हैं तो ग्राउंड क्या है? देखिए, पाकिस्तान में तो अदालतें मौजूद हैं, पाकिस्तान में कानून मौजूद है, फिर पाकिस्तान में अवाम मौजूद है जो आवाज़ उठाती है, एहतजाज करती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या ये रिस्क लिया जाएगा? अभी ये कहना कबल वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने बहुत कुछ होता हुआ देखा है। बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब को आने वाले दिनों में कोशिश की जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाया जाए या मिलिट्री कस्टडी में दे दिया जाए, क्योंकि अब जो निज़ाम अदल है पाकिस्तान का, उसके तहत इमरान खान साहब ने अपना मैच ऑलमोस्ट जीत लिया है। ये फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं और ये चंद हफ्तों की बात है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।